पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा दिया गया जो 65% रिजर्वेशन कोटा था उसको रद्द कर दिया है और कहा है कि यह राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। पटना हाईकोर्ट का यह फैसला अब दिमाग में बहुत सारे प्रश्न लेकर आता है। पटना हाईकोर्ट का फैसला प्रश्न नंबर 1, 65% कब हुआ? मतलब क्या वहां पर रिजर्वेशन 65% दिया जाता है बिहार में? अच्छा, नंबर 1। तो फिर वो जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है 10%, वो भी है क्या? नंबर 2। नंबर 3, अब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इसके बाद के क्या रास्ते हैं? भारत में अधिकतम आरक्षण कितना दिया जा सकता है? किस आधार पर इसे रद्द किया गया है? आरक्षण की संवैधानिकता क्या है? आरक्षण को संविधान में कहां लिखा गया है? और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिहार में क्या वाकई में आरक्षण की आवश्यकता है? और अगर आवश्यकता है तो यह फैसला क्या बिहार के लिए सही है? बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आज का सेशन कर रहे हैं। तो चलिए पहले हेडलाइंस देखते हैं कि पटना हाईकोर्ट स्ट्राइक डाउन 65% कोटा इन बिहार। पटना हाईकोर्ट ने अपने द्वारा जो 50 से 65% जो रिजर्वेशन किया गया था बिहार गवर्नमेंट के द्वारा पिछले साल, उसे रद्द कर दिया है कि नहीं, ये आपको नहीं मिलेगा। कहां कहां नहीं मिलेगा? जॉब के केस में और कॉलेज के केस में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। यह सुर्खी बनती है, ठीक है। खबर को पढ़ लीजिए कि 20 जून को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लास, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो आरक्षण की सीमा 50 से 65% की हुई थी बिहार विधानमंडल के द्वारा 2023 में, उसे रद्द कर दिया है कि नहीं साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 27 नवंबर को पटना हाईकोर्ट में एक पीआईएल याचिका दायर की गई थी जिसमें राज्य के सामने यह बात रखी गई थी, मतलब हाईकोर्ट के सामने, कि सर रिजर्वेशन की अपर सीलिंग 50% है तो फिर यह 65% कैसे कर सकते हैं। बस इसी को ध्यान में रखते हुए इसको रद्द कर दिया गया है। अब यह 50% का क्या लॉजिक है, कैसे हुआ, ये सब बातें अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं, तो ध्यान से सुनिए। आपको यह याद होगा कि भारत की राजनीति में इन दिनों एक बहुत नया मतलब नैरेटिव आया है, एक नई बात निकल कर आई है और पिछले 2-3 सालों में बहुत ज्यादा इस बात को उठाया गया है। और वो क्या है? मतलब देखिए, भारत में अब संघर्ष अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करता चल रहा है। पहले गरीबी अमीरी का संघर्ष था, लंबे समय तक जो पूर्व की सरकारें रही हैं उन्होंने गरीबी हटाने की बात की। फिर गरीबी से भारत धीरे धीरे उबरने लगा, तो बोले अब क्या करें? तो बोले जातियों को यह बताया जाए कि आपकी प्रोग्रेस में आपका जो हक खाने वाली जातियां हैं ये बड़ी जातियां हैं। बड़ी जातियां बोले तो ये जो जनरल कास्ट के लोग हैं ना, जो ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं और ये ब्राह्मण हैं, बणिये हैं, राजपूत हैं, बोले ये आपका हक खा रहे हैं। हक खा रहे हैं से मतलब बोले उदाहरण के रूप में देखिए कि आप अगर किसी सरकारी पद को देखेंगे तो सरकारी कार्यालय में बड़े पदों पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो जनरल कास्ट के हैं, मेजॉरिटी जनरल कास्ट के हैं, लगभग 80 से 85%। अगर जुडिशरी में देखेंगे तो 85 से 90% के आसपास आपको जनरल कास्ट के लोग दिखाई देंगे। और देश की बड़ी आबादी है, उसका रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, ना सरकारी पदों पर है, ना फिर न्यायपालिका के अंदर है, ना कॉलेजेस के अंदर है। जहां देखो वहां पर यही लोग दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये एक नैरेटिव जनता के सामने सही सेट किया गया। अच्छा, इसमें सत्यता भी थी। कैसे? कि इतनी बड़ी आबादी है तो उसको फिर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? अब इस बात को पॉइंट समझना, यहीं से ही सारी बहस शुरू होती है। एडिक्वेट रिजर्वेशन क्यों नहीं है, यानी कि पर्याप्त, माफी जा रहा हूं, एडिक्वेट रिजर्वेशन का मतलब है कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है। बहस यहां से शुरू हुई और यह लॉजिकल है। आप सोचें कि अगर किसी सेक्रेटरीट में आप जाएं, सचिवालय में आप जाएं और वहां पर आपको पता चले कि इस सचिवालय में आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी जो बैठे हैं, इनमें मेजॉरिटी लोग जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो बड़ा सवाल बनता है कि साहब जनरल कास्ट के लोगों की जो प्रतिशत है वो बहुत कम है और उस राज्य के अंदर और उस देश के अंदर जो अदर बैकवर्ड क्लास है या ईबीसी है या एससी एसटी है, उनकी पॉपुलेशन बहुत है, उनको वहां पर प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल रहा है। तो यहां से एक बहस शुरू हुई। इस बहस में एक अंदर छुपा हुआ प्रश्न रह गया और वो ये है कि आप ये क्यों कह रहे हो कि जनरल कास्ट की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी इनके पास में सीटें हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं ये इस बात की क्लैरिटी नहीं थी लोगों के बीच में कि देश में कौन सी जाति या राज्य में कौन सी जाति कितनी है। तो आप पूछेंगे मतलब
हमारे देश में जब भी जनगणनाएं हुई हैं हर 10 साल में, तो उन जनगणनाओं के नाम पर जनगणना सोशियो इकोनॉमिक क्लास के आधार पर हुई है कि कौन किस स्तर का है, कौन किसके समाज का है, कौन कौन से धर्म से है। इस तरह की गणनाएं तो हमारे देश में हुई हैं। जाति के आधार पर जनगणना आज तक हमारे देश में नहीं हुई। तो फिर बिहार राज्य ने जनता को ध्यान में रखते हुए कि सरकारी पदों पर जो अच्छे पद हैं उन पर एडुकेट रिप्रेजेंटेशन के मामले में, यानी पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए बिहार की जितनी आबादी है उसके हिसाब से वहां पर प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं किया है। तो बोले क्या करें? तो बोले बिहार में जातिगत जनगणना करवाई जाए। ये वहां पे काफी बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बना। राजनीतिक मुद्दा बना और राजनीतिक मुद्दे के चलते लोगों ने जबरदस्त तरीके से राजनीतिक पार्टियों के साथ में अपने आप को जोड़ा और ये पाया कि हां साहब ये तो होना चाहिए। तो उस समय बिहार के अंदर जब सरकार हुआ करती थी, नीतीश जी की सरकार थी, लेकिन तेजस्वी जी के साथ थी, यानी कि जेडीयू प्लस आरजेडी गठबंधन था। बकायदा इस मामले को बहुत हाईलाइट किया गया। राहुल गांधी जी ने इस मामले को पूरा नेशनल मुद्दा बना दिया कि भाई मैं पूरे देश में जातिगत जनगणना करवा दूंगा, क्योंकि लड़ाई जो है ना वो असल में इस बात की है कि टॉप पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं उनमें अधिकांश जनरल कास्ट के लोग हैं। आबादी हमारे देश के अंदर अदर कास्ट की ज्यादा है, तो जनरल कास्ट के लोगों के पास इतने पद क्यों हैं? और बस इसी बात का जो नैरेटिव है ये जनता को एक करने के लिए काम में लिया जाने लगा। ठीक है साहब। तो बिहार पहला राज्य बना जिसने जातिगत जनगणना करवा दी 2022 में। जातिगत जनगणना जब कराई और उसका 2022 में ही रिजल्ट निकाल दिया और पता लगाया कि साहब देखो बात ऐसी है कि हमारे देश में जो रिजर्वेशन चल रहा है, अच्छा मैं इस चीज में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि वहां पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व की जो लड़ाई है वो असल में शुरू रिजर्वेशन के लिए तो होती है ना, कि वहां पर अल्टीमेटली क्यों नहीं और पदों पर लोग पहुंच रहे हैं। तो कहा जाता है कि लोगों में संभवतया अवेयरनेस की कमी रही होगी। बोले क्यों? बोले हमारे देश में ऑलरेडी 50% रिजर्वेशन दिया हुआ है। बोले कैसे दिया हुआ है? बोले हमारे देश में 27% रिजर्वेशन सीट्स का ओबीसी को दिया हुआ है, 15% एससी को दिया हुआ है और 7.5% एसटी को दिया हुआ है। और जब से ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला है तब से 10% और आरक्षण हो गया है। हमारे देश में कुल 59.5% आरक्षण है ऑलरेडी। इंदिरा सहानी केस जो 1992 में हुआ तब तक 49.5% ही रिजर्वेशन हुआ करता था। इस बात से बिना प्रभावित हुए कि आबादी ओबीसी की कितनी है, इस बात से बिना प्रभावित हुए कि अदर बैकवर्ड क्लास एसटी एससी 50% से ज्यादा हो सकते हैं, फिर भी आरक्षण 50% के दायरे में ही रखा। अच्छा मैं यहां पर एक बात की और क्लैरिटी आपको देता हूं कि जब इस तरह का क्लासिफिकेशन आप सुनते हैं कि हमारे देश में रिजर्वेशन कुछ इस प्रकार से रहा कि भाई 50% तो जनरल को और 50% में बाकी लोग, जैसे 27% ओबीसी, 15% एससी, 7.5% एसटी। ये शुरुआती मामला था जब तक ईडब्ल्यूएस नहीं आया था, लेकिन यह समझ गलत है। बस इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा विवाद रहा है। वास्तविकता में ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है ना वो किस तरह से दिया जाता है वो समझिए। इतनी सीटें यानी 49.5%, ये 50.5%, ये 49.5%। इनका मतलब यह नहीं है कि ये 50% सीटें जनरल की हैं, नहीं। इसका मतलब यह है कि यदि ये लोग जनरल की कट ऑफ में आते हैं तो ये जनरल का तो सीट ले ही पाएंगे। मतलब ऐसे समझिए कि 100 लोगों की एक लिस्ट निकलनी थी, उसमें से टॉप 50 जो लोग हैं जिसको रिजर्वेशन से मुक्त रखा गया है, अगर उस मुक्त लोगों की लिस्ट में कोई भी बच्चा ओबीसी का, एससी का, एसटी का आता है तो वो इस लिस्ट में जनरल की सीट पर, जनरल सीट पर यानी जिस पर रिजर्वेशन नहीं है उसको तो वो ले ही लेगा। उसके अलावा भी वो जो बची हुई सीटें हैं उसका वो भागीदार बनेगा। इसका मतलब समझिए कि अगर कोई व्यक्ति 27% ओबीसी में आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि वो 50 प्लस 27 पर है, यानी कि वो 50% सीटों के लिए भी एलिजिबल है और 27% सीटों के लिए भी एलिजिबल है। कुछ लोग यहां पर मैथमेटिक्स के जानकार बनेंगे और वो कहेंगे ऐसे तो भाई साहब 50 प्लस 27 1 हो गया, 50 प्लस 15 1 हो गया, 50 प्लस 7.5 1 हो गया। तो बोले इस तरह से तो हमारे देश में पता नहीं कईयों परसेंटेज निकल के आ जाएगी। जी नहीं जनाब, 50% कॉमन है। इस 50% में 27% वाला ओबीसी, 15% वाला एससी और 7.5% वाला एसटी भी
इन वाली सीटों के लिए फाइट मचा सकता है। ठीक है, इन सीटों में वो पहुंचता है तो वो जनरल की सीट पर कंसीडर किया जाता है, तभी जाकर के रिजर्वेशन का मतलब रहता है। बहुत बार लोगों में ये बहस हो जाती है। बहुत से बच्चे जब रिजर्वेशन समझने के लिए क्लासेस में क्वेश्चन करते हैं तो उनके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न रहता है कि सर, इतनी बड़ी आबादी को मात्र 27% सीटें ही क्यों दी गई? गलत, 27% सीटें नहीं दी गई। ये 27% ये जनरल जो सीटें हैं इसके अलावा दी गई। यानी इस पे तो आप सब उम्मीदवारी कर सकते हो। पूरा की पूरा देश विदाउट एनी कास्ट, जितने भी प्रकार के लोग देश में रहते हैं वो इन सीटों के लिए, ये सामान्य सीटें हैं, जनरल कास्ट की सीटें नहीं हैं। सामान्य सीटों का मतलब यह है कि ये विदाउट रिजर्वेशन सीटें हैं। इन्हें आप यूआर कैटेगरी अगर कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन हमारे देश में इसे जनरल जनरल बोल करके यह कर दिया गया कि ये जनरल कास्ट के लिए रिजर्व हैं। इससे भी बहुत सारे लोगों में भयंकर द्वंद्व रहता है। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस थॉट को पहले रखें कि ये जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है ना, इसका मतलब है कि ये ओपन टू ऑल कैटेगरी है, इसमें हर कोई व्यक्ति कॉम्पीट कर सकता है। लेकिन इसके अलावा जो 27% ओबीसी है, इसका मतलब है कि इसमें केवल ओबीसी जाएगा। 15% अगर एससी है तो इसमें केवल एससी जाएगा, 7.5% एसटी है तो इसमें केवल एसटी जाएगा। इन पर कोई और कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये रिजर्व कैटेगरी है और ये अनरिजर्व कैटेगरी। तो ये पहले थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। बिहार में कास्ट सेंसस होता है। कास्ट सेंसस में आंकड़े निकल कर आते हैं। तो आंकड़े क्या निकल करके आते हैं बिहार के अंदर, और वो किस तरह से आते हैं कि बिहार में जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है ना, वो वहां की कुल पॉपुलेशन का 13.7 करोड़ पॉपुलेशन है। तो बोले वहां की कुल पॉपुलेशन का 36% एक्सट्रीम बैकवर्ड है। कहां पर? बिहार में। अदर बैकवर्ड 27% है। शेड्यूल कास्ट 19.65% है। शेड्यूल ट्राइब 1.68% है। और बाकी जो अन्य धर्म के जो लोग हैं उनकी परसेंटेज 1% से कम है। ठीक है साहब, तो इस प्रकार से यहां की जो कुल पॉपुलेशन का बंटवारा परसेंटेज पॉपुलेशन के हिसाब से किया गया। उस पॉपुलेशन में क्योंकि कास्ट बेस था तो इनको ध्यान में रखते हुए अब आप खुद से विचार कीजिए कि हमारे देश के अंदर जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो इस जाति के आधार पर दिया जा रहा है। जातिगत आधार पर रिजर्वेशन में पता चलता है कि आधी से ज्यादा आबादी तो ईबीसी प्लस ओबीसी की है, तो फिर रिजर्वेशन को 50% के दायरे में ही क्यों रखना? और हां, 10% तो ईडब्ल्यूएस अलग से चल ही रहा है। तो जनरल कास्ट के लिए, हां एक चीज मैं यहां पर और ऐड कर देता हूं, ये जो 50.5% है, जब से ईडब्ल्यूएस आया है तब से ये 50.5% से 40.5% रह गया। यानी कि उसमें से 10% एक्सक्लूसिवली केवल और केवल इकोनॉमी वीकर सेक्शन जो कि जनरल कास्ट से बिलोंग करता है ना, उसके लिए दे दिया गया है। ठीक है ना, तो ये बात अतिरिक्त रूप से अब ऐड और कर लीजिए आप। मतलब एक तरह से जो मैं अनरिजर्व कैटेगरी 50.5% बता रहा था, असल में अब ये 40.5% रह गई है जिस पर कि आप लोग उम्मीदवारी करते हैं। सब लोग ओपन उम्मीदवारी करते हैं। ठीक है, बिहार में जनगणना हुई जाति के आधार पर। जाति के आधार पर जनगणना हुई, आंकड़े निकल कर आए तो बोले भाई जब जनसंख्या इतनी है तो फिर रिप्रेजेंटेशन इतना कम क्यों है? ओबीसी को 27% रिजर्वेशन क्यों है? ओबीसी में तो ईबीसी वाले भी रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो बोले रिजर्वेशन बढ़ाया जाना चाहिए। और यही हुआ साथियों, यहां पर रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन क्राइटेरिया को बढ़ा दिया गया। और जो हमारे देश में ओबीसी का 27%, एससी का 15%, एसटी का 7.5% रिजर्वेशन इन जनरल चलता है, उसको चेंज कर दिया गया बिहार के अंदर और उसको बढ़ा करके 50 से 65% कर दिया गया। यानी 10% ईडब्ल्यूएस वाला मिला दिया जाए। जब से देश में 10% ईडब्ल्यूएस हुआ है तब से रिजर्वेशन ऑलरेडी इंदिरा साहनी को क्रॉस कर चुका है। लेकिन अगर इंदिरा साहनी, मतलब यहां पर भी उस बात को देखा जाए तो 50 अब यहां पर 55%, 65% बन चुका है बिहार में, प्लस 10% ईडब्ल्यूएस, यानी बिहार की कुल आबादी 75% रिजर्वेशन में आ गई। लड़ाई कहां से शुरू हुई थी? एडिक्वेट रिजर्वेशन से। एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त प्रतिनिधित्व के अभाव में रिजर्वेशन दिया जाए ताकि पर्याप्त प्रतिनिधित्व लोगों का सरकारी पदों पर हो, उच्च पदों पर हो। यह वाला प्रतिनिधित्व की बात की गई। अच्छा साहब, इस प्रतिनिधित्व के केस में हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया, अब वो समझिए। हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से जो पीआईएल दायर की गई उस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि आप असल में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन वर्सेस प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन में कंफ्यूज हो गए लगता है। मतलब जितनी आबादी है उतना ही परसेंटेज में लोग वहां होंगे,
ये वाली बात होती है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, कि अगर देश, अब उस समाज में इतना परसेंट ये आदमी है तो इतना परसेंट सीटें इसकी होनी ही चाहिए, दैट इज प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन। वहीं दूसरी ओर है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि पर्याप्त मात्रा में इनका भी वहां प्रतिनिधित्व होता रहे। ये दो बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट हैं। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि आप प्रोपोर्शनली रिजर्वेशन नहीं दे सकते। आप अगर ये कह रहे हैं कि हमने इसलिए रिजर्वेशन दे दिया कि इनका प्रोपोर्शन आगे बढ़ जाएगा, मतलब इनको हम अब मतलब इनका जितना प्रतिशत है उस आधार पर हम प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन दे देंगे, नहीं। इसके स्थान पर आप पर्टिकुलर जो जाति है उसका वहां प्रतिनिधित्व बढ़े, इसका प्रयास कर सकते हैं। यह कहते हुए पटना हाईकोर्ट ने इंदिरा साहनी वाला जो मामला 1992 है उसको आधार मानते हुए 65% को वापस 50% कर दिया। ठीक है, बिहार के अंदर आरक्षण को लागू करके ईबीसी के लिए जहां 18 से 25% किया गया था, ओबीसी को 12 से 18 किया गया था, एससी को 16 से 20 किया गया था, एसटी को 1 से 2% किया गया था, क्योंकि बिहार में एसटी पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में इसको स्ट्रक डाउन कर दिया है। ठीक है, तो ये जो खबर है कि बिहार गवर्नर के द्वारा जो अप्रूव किया गया था वो पीआईएल के माध्यम से लौटाकर अब वापस ले आए हैं। ठीक है, अब बड़ा प्रश्न ये तो खत्म हो गया कि हाईकोर्ट ने क्या कहा। अब इसके बाद में क्या होगा? अब वो बाद में क्या होगा कि हाईकोर्ट के स्थान पर अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर से ये इंदिरा साहनी वाला मामला फिर से विवाद में आएगा। अब ये सब चलते रहेंगे। तो इंदिरा साहनी वाला मामला 1992 में आया था, जहां पर रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो 50% रख दिया था और उसके बाद की जो अन्य सीटें हैं उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया था। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी हम बहुत बार मामले कर चुके हैं इंदिरा साहनी वाले मामले के ऊपर। ठीक है साहब, चलिए अब ये वाली बात मैं आपको समझा चुका हूं। अब सवाल बनता है कि बिहार में असल में आवश्यकता क्यों है, आरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो सबसे पहला कारण निकल के आता है कि बिहार में आरक्षण की आवश्यकता, जहां मैंने एक और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात की कि सरकारी पदों में कॉलेजेस के अंदर उन लोगों को जो ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी से हैं उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए रिजर्वेशन होना चाहिए, तो जग जाहिर है। उसके अलावा और क्या है? उसके अलावा है बिहार राज्य के अंदर सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन इस हद तक है कि यहां पर प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है, मतलब पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय औसत का मात्र 30% है। यानी कि एक तरफ अगर कोई 2400 रुपए कमाता है, $2400 कमाता है राष्ट्र के अंदर प्रति वर्ष, तो यहां का व्यक्ति 800 डॉलर कमा रहा है। बहुत ही कम आय है उसकी। ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? बिहार राज्य के अंदर सबसे कम पॉपुलेशन शहरों में रहती है, मतलब मात्र 12% लोग ही शहरी आबादी में रहते हैं। 35% राष्ट्रीय औसत है, यानी कि देश के अंदर जहां 35% शहरों में रहते हैं, 65% गांवों में रहते हैं, बिहार के केस में यह नंबर 12% पर आता है। नंबर तीसरा, राज्य में सबसे कम कॉलेज का घनत्व है। यहां पर 30% आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। यह वो कारण है जिसके लिए रिजर्वेशन आवश्यक प्रतीत होता है कि भाई इस कारण से इन्हें अगर रिजर्वेशन मिलता है तो रिजर्वेशन के दम पर इनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और रिप्रेजेंटेशन के चलते इनके समाज का उत्थान होगा। पिछड़े वर्ग का जो भी एससी एसटी पिछड़ा वर्ग है उसका सरकारी नौकरियों में जितनी आबादी है उतनी मात्रा के अंदर प्रतिनिधित्व नहीं है। बस इसी वजह से बिहार के अंदर रिजर्वेशन की मांग की गई थी। ठीक है, अब सवाल बनता है कि चलो ये तो एक रास्ता हुआ, क्योंकि रिजर्वेशन भारत के संविधान में आर्टिकल 15 और 16 के अंदर जहां दिया हुआ है, जहां एक और सरकारी नौकरी की बात की गई है, एक और कॉलेजेस में रिजर्वेशन की बात की गई है, सो दैट जाति के आधार पर रिप्रेजेंटेशन लोगों को मिले। तो बोले ये जो रिप्रेजेंटेशन की बात है ये तो संभावनाओं पर व्यक्त करता है कि कितनी अपॉर्चुनिटी बनी, क्या वाकई में इतनी जॉब निकली थी, जितनी जॉब निकली उस आधार पर रोजगार मिला। तो बोले वो तो एक अलग बहस है, लेकिन उसके अलावा बिहार को अगर अपलिफ्ट करना है तो क्या किया जा सकता है? तो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बिहार में शैक्षणिक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए ताकि वहां पर इंडस्ट्रीज पर्याप्त मात्रा में लग सकें। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए निवेश प्रोत्साहित करने के लिए सरकार प्रयास करे, क्योंकि अब मैंने एक बहुत अच्छा सेशन किया हुआ है अंकित इंस्पायर इंडिया पर, अगर समय मिले तो देखिएगा, क्यों पिछड़ा बिहार, ऐसा करके एक सेशन है और उसमें मैंने ये सारे मुद्दे आपके सामने डिटेल में निकाले हैं कि बिहार के पिछड़ने का बड़ा रीजन क्या है। ठीक है ना, तो एक बार आप जरूर उसे देखिएगा। तो असल में अगर बिहार का उत्थान होना है तो बिहार में जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, अगर सिक्योरिटी वहां का प्राइमरी कंसर्न है तो सिक्योरिटी के लिए सरकारें काम करें। अगर एजुकेशन प्राइमरी क्राइटेरिया है, कॉलेजेस का अभाव है, तो सरकारी कॉलेजेस बनाने के लिए सरकार प्रयास करे।
साथ ही साथ अगर सरकार को आवश्यक लगता है कि रोजगार में प्रतिनिधित्व कम है तो उनका बढ़ावा देने के लिए लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जाए और बढ़ाने के लिए शिक्षा को बहुत प्रबल तरीके से आगे बढ़ाया जाए। पर कैपिटा इनकम को बढ़ावा देने के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जाए कि उस राज्य के अंदर बहुत सारी कंपनियां आकर के अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करने आ रही हैं, इस कारण को तलाशा जाए। क्या कौन सा ऐसा कारण है? क्या भ्रष्टाचार बहुत हद तक है? क्या सरकार के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो लचर है? अगर ऐसा है तो इनसे निपटने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? ये तो सत्य है, संपूर्ण देश इस बात को मानता है कि बिहार और बिहारी, देखिए देश में अगर सबसे मेहनती लोगों में अगर किसी को काउंट किया जाता है तो उनमें यूपी और बिहार के लोगों का नाम आता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि संसाधनों के अभाव के चलते जो जिजीविषा है ना, कि हमारे पास कम संसाधन है उसके बावजूद भी जीवन को बहुत उच्च स्तर पर जीना है, तो उसमें यूपी बिहार वाले लोग टॉप पर आते हैं। और बिहार तो मतलब इसको समझ लो कि पर कैपिटा इनकम दुनिया देश में सबसे कम है और उसके बावजूद आज राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को आप इग्नोर नहीं कर सकते। देश में जहां भी आप इंडस्ट्रीज लगती हुई देख रहे हैं, जहां भी देश में व्यापार होते हुए देख रहे हैं, बड़े कारखाने लगते हुए देख रहे हैं, बड़े कंपटीशन की तैयारी करते हुए देख रहे हैं, हर जगह आपको बिहारी दिखाई दे जाएंगे। बस परेशानी यह है कि वो अपने राज्य से निकलकर दूसरे राज्यों में है, वो गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, राजस्थान में है, वो अन्य राज्यों में जाकर के जॉब की तलाश कर रहे हैं। लेकिन बिहारी अपने राज्य में जिस दिन रुक करके अपने ही काम के लिए खड़ा हो गया, उस दिन बिहार की स्थिति क्या होगी ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो बिहार जो पहले वाला बिहार था, उस समय जब हर मतलब मौर्यन काल में, गुप्ता काल में, जब हर इतिहास के केंद्र बिंदु में बिहार हुआ करता था, पाटलिपुत्र हुआ करता था, मगध हुआ करता था, वापस उस जगह पर पहुंच सकता है अगर यहां की राजनीतिक चेतना जाग जाए और जनता के बीच में यह अवेयरनेस आ जाए कि हमें किस तरह से अपने आप को अपलिफ्ट करना है। ठीक है ना? तो यह उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाए सिंगल में। तो हाँ, अब भारत में संवैधानिक क्या उपबंध कहां पर किए गए हैं? तो आर्टिकल 15(5) के अंदर, 15(3), इस पर भी मैंने बहुत से सेशन किए हुए हैं। संविधान में कहां क्या क्या डाला हुआ है? 15(6) के अंदर, 4 और 5 के अंदर उल्लिखित वर्गों के अंदर ईडब्ल्यूएस के लिए 15(6) यूज किया गया है और 16(6) जो है वो एजुकेशन के लिए ईडब्ल्यूएस में यूज किया गया है। ठीक है।